हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ वेक्टर। पिछले लेक्चर पे हमने लास्ट चर्चा जो करी थी वो डॉट प्रोडक्ट की करी थी, राइट। मैंने तुम लोग को बताया था कि जो मैं अब चर्चा करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे, ठीक है। और मैं तुम लोग को बताया था कि 9th क्लास में ना ये वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, ये एनसीईआरटी में लिखा होता है। उस टाइम पे हमें ये बात थोड़ी कम समझ में आती है ना। मुझे भी नहीं आई थी, मुझे भी टीचर ने बस बोला था कि फॉर्मूला लर्न कर लो, वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा, काम हो जाएगा। और बस वहां पे थीटा की वैल्यू हम लोग लर्न कर लेते थे कि पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, जीरो वर्क होगा। याद है जब एक्यूट एंगल होता था तो पॉजिटिव वर्क होता था। तो ये सारी बातें हमने क्लास 9th में कर रखी हैं, लेकिन अब इसको समझने का टाइम आ गया। ये वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस ही क्यों है, पहले तो ये बात समझनी है। ये एफ इंटू एस क्यों नहीं है, ये बात समझनी है। ये एफ एस कॉस थीटा कैसे बन गया, ये बात समझनी है। तो सपोज करो, ये तो मैं मतलब ये एक डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या करना है, मुझे डॉट प्रोडक्ट को समझना है। मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर सीख लिया, मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीख लिया, अब मैं क्या सीख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। डिवीजन ऑफ वेक्टर होता नहीं है तो उस पर चर्चा करेंगे नहीं, डॉट प्रोडक्ट पे बात करते हैं। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का ना दूसरा आसान नाम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। नाउ व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? सपोज करो कि दो वेक्टर हैं, एक है ए वेक्टर, एक है बी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, ठीक है। और मुझे इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लीकेशन शुड हैपन, multiplication should happen in such a way that two vectors should result in scalar quantity। मतलब क्या है यहां पे? मतलब ये है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट इस तरीके से निकाल रहे हैं दैट उसका रिजल्टेंट जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसका जो रिजल्टेंट है, यानी कि जब हम ए डॉट बी करेंगे, मतलब अब बात को समझना, व्हाट इज ए डॉट बी? ये है डॉट प्रोडक्ट। किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का, ठीक है। इसको मैथमेटिकली क्या लिखते हैं हम, बता देता हूं अभी, फिर तुम्हें मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की इक्विवेलेंट कैसे होता है। ए डॉट बी जो होता है वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंगल बिटवीन, मतलब थीटा जो है, कॉस थीटा नहीं, थीटा जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो डॉट प्रोडक्ट समझ में आया? डॉट प्रोडक्ट बेसिकली है क्या? डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो उनका रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। जैसे कि तुम देखो यहां पे, अगर तुम बात करते हो, देखो यहां पे एप्लीकेशन की बात करता हूं मैं, तो अगर तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो ये तुमने पढ़ा होगा कि वर्क जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है ना। वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक। इस पे क्वेश्चन भी करा होगा, तो इसलिए मैं वर्क को लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम वर्क से आसानी से समझ में जाओ। तो वर्क की अगर बात करें तो वर्क बेसिकली क्या होता है? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी जब एनसीईआरटी में ना ऐसे लिखा होता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एफ डॉट एस नहीं मेंशन होता है, लिख देंगे वर्क इज इक्वल टू एफ एस और एफ एस कॉस थीटा। तो वो टेक्निकली कहीं ना कहीं गलत नहीं है बट अधूरा है, पूरी बात नहीं उसमें बताई गई थी। कुछ चीजें होती है ना, जैसे क्या होता है कि समय के साथ चीजें बताई जाती हैं कि अभी इतना जरूरी है, इतना पढ़ लो, है ना, फिर उसके बाद जब और थोड़े बड़े हो गए तो जरूरी की बात बताई जाती है। जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें ना, बचपन में स्कूल जाना शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि यूनिफॉर्म, मतलब छोटे बच्चे सोचते होंगे ना, यार मैं तो सोचता था कि यूनिफॉर्म क्यों पहन के जाऊँ, मैं तो घर के कपड़े पहन के जाऊँगा, या मैं अभी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हूँ तो मैं यूनिफॉर्म क्यों पहनूं। बट हर एक रूल के पीछे, हर एक चीज के पीछे एक बड़ा एक विजन होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है। सिमिलरली क्लास 9th में जब तुम्हें ये चीज बताई गई थी कि वर्क इज इक्वल टू एफ एस है, तो वो गलत रिलेशन तो तुम्हें बता नहीं सकते, पर उन्होंने क्या करा कि उस टाइम पे अगर वो तुम्हें समझाने जाते ना कि एफ डॉट एस, तो तुम डॉट प्रोडक्ट पूछने लग जाते। अब तुम सोचो कि तुम्हें 2 साल बाद ये पता चल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को इस तरीके से मल्टीप्लाई करा गया कि जो उनका रिजल्टेंट आया वो स्केलर आया। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है कि जब भी तुम वर्क लिख रहे हो तो वर्क को तुम एफ डॉट एस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझे कि नहीं समझे। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इन सच अ वे कि उसका स्केलर आए। अब ये आना पॉसिबल कैसे, सवाल तो ये उठता है ना। तुम्हें मैंने बता दिया कि हाँ वर्क इज बेसिकली एफ डॉट एस, तुमने रट भी लिया, तुमने मान भी लिया, तुमने कहा कि सर दो वेक्टर क्वांटिटी को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि स्केलर, बट किस तरीके से, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। अब इस बात को समझना है। या अगर तुम एक बात बताओ, अगर तुमने कभी ये फॉर्मूला देखा हो कि ये ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा ही क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का जवाब ढूंढते हैं। तो देखो तुमने क्या करा, तुमने एक वेक्टर लिया, तुमने कहा भाई साहब ये ए वेक्टर है, तुमने दूसरा वेक्टर लिया बी वेक्टर है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। अब ठीक है भाई, ठीक है, ए डॉट बी निकालना है। तो अगर मेरा रिजल्टेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब अगर मेरा जो रिजल्टेंट है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं डायरेक्शन को इग्नोर कर सकूं, पहली बात। दूसरी बात, या तो ऐसा हो जाए कि दो क्वांटिटीज का डायरेक्शन सेम हो जाए। मैं सोच के देखो जरा, डायरेक्शन को इग्नोर कब कर सकता हूं, मैं डायरेक्शन को इग्नोर तभी कर सकता हूं जब दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनका डायरेक्शन एक ही मतलब एक ही साथ हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो मैं कह दूंगा कि यार अब देखो इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो जैसे कि समझो, अब यहां पे कहानी क्या है कि ये एंगल है थीटा, है ना, ये एंगल है थीटा। तो फिर से देखो इसके कंपोनेंट, तुम्हें कंपोनेंट तो लेना सिखा दिया है ना मैंने, तो कंपोनेंट लेना सीख गए हो, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। बी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है ए के, है ना, बी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है ए के, और बी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर मतलब पैरेलल है किसके, ए के। तो वो कंपोनेंट कौन सा है भाई साहब, बी कॉस थीटा। अरे यस और नो, तो अपने पास कितने कंपोनेंट है बी के, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताए थे ना, बी साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ए वेक्टर भी है और बी कॉस थीटा जो आ रहा है वो भी सेम ही तो डायरेक्शन में आ रहा है। और ये दोनों क्या है, बेसिकली दोनों के अगर मैग्नीट्यूड ले लो, ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ले लो और बी कॉस थीटा का भी मैग्नीट्यूड ले लो, मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो और कॉस थीटा ले लो, तो ये दोनों के डायरेक्शन सेम है ना। इग्नोर कर सकते हो क्या इनकी डायरेक्शन, कर सकते हैं क्योंकि अब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए।
तो मैंने ए डॉट बी को इसीलिए मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखा। क्यों? क्योंकि मैंने बी वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट लिया जो कि किसके परपेंडिकुलर है, सॉरी किसके पैरेलल है, ए के। क्योंकि मुझे पैरेलल वाला अगर मैं ले लूंगा तो मैं डायरेक्शन इग्नोर कर सकता हूं। सो हाउ ए डॉट बी इज इक्वल और इक्विवेलेंट टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इसी वजह से क्योंकि मेरा जो ए डॉट बी है वो भी एक स्केलर प्रोडक्ट मतलब है और एक वो स्केलर क्वांटिटी देगा रिजल्ट में, जिसको मैं किसके बराबर मान सकता हूं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये बात आई होप कि तुम लोग को क्लियर हो गई होगी कि वाई ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बिकॉज एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो दूसरे वेक्टर के पैरेलल ले लेंगे तो डायरेक्शन को इग्नोर करना आसान हो जाएगा, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब इस बात को समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि एक काम करो, सपोज करो एक वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 यूनिट, चलो है ना 10 यूनिट। बी वेक्टर ले लो जिसका मैग्नीट्यूड मान लो 20 यूनिट। ठीक, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, है ना, और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट। थीटा बिटवीन देम 60 डिग्री ले लेते हैं सॉल्यूशन आसान करने के लिए। ठीक, चलो बढ़िया। फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। अब भाई साहब मैं क्या करूंगा, देखो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए डॉट बी तो यही है ना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो भैया मॉड ए क्या है 10 यूनिट, मॉड बी क्या है 20 यूनिट, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 60 हो गया। पुट करो आंसर आएगा। तो मॉड ए लिख देता हूं यहां पे, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, मॉड ए कितना है 10, मॉड बी कितना है 20, कॉस थीटा की जगह लिखेगा तो कॉस 60 तो हाफ, ये आया 10 सॉल्व करके, तो ए डॉट बी कितना आ गया 100 यूनिट्स। अरे यस और नो? और जो ए डॉट बी करके आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा सी, इसके ऊपर कोई भी एरो नहीं लगेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो सी आया है ना ये 100 यूनिट्स आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सबसे आसान तरीका है इसका दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करने का। ठीक, लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर तुम्हें आई जे के फॉर्म में दूं, क्योंकि देखो दो ही तरीके से दे सकते हैं। तुम्हें बता देगा कि यार 10 यूनिट है और ईस्ट डायरेक्शन में है, और 20 यूनिट है और मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में, तो थीटा 90 डिग्री हो गया, है ना। तो वहां पे तुम्हें ए डॉट बी करना बता देगा। ठीक है, मतलब तुम्हें वहां पे सिंपल मैग्नीट्यूड दे देगा और दोनों के बीच का एंगल दे देगा। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या दो वेक्टर्स दिए हो तुम्हें आई जे के फॉर्मेट में, अगर आई जे के फॉर्मेट में दियो तो भाई साहब फिर कैसे करेंगे? तो फिर हमें पता होना चाहिए ना कि हम आई जे के फॉर्मेट वाले को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी देख लो तुम लोग। तो अगर सपोज करो, मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, सपोज करो कि मैंने एक वेक्टर लिया ए वेक्टर जो कि आ रहा है 2i प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर जो है वो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप के बराबर है। ठीक, ठीक है सर, ओके। बी वेक्टर जो है वो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मैंने तो रैंडम वेक्टर ले ली, दोनों की रैंडम वैल्यूज ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम आराम से कर सकते हो। ठीक, मैंने तुमसे सवाल में क्या बोला, सवाल में तुमसे मैंने बोला फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है। अब बच्चे क्या रट के बैठे होते हैं,
बच्चे रट के बैठे होते हैं सर ए डॉट बी तो हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो क्या करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने लग जाते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सर आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16 जो कि होता है √29। सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। इसी तरीके से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो बी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड तुम निकालोगे तो 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये आ गया √50 है ना। पुट कर देते हैं सर यहाँ पे a डॉट बी इज इक्वल टू √29 √50। सर कॉस थीटा तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, थीटा बता दीजिए, ऐसा बच्चे बोलते हैं सर थीटा बता दीजिए, हो गया। अब यहां पे एक बात बताओ, यहां पे जो दो वेक्टर्स दिए हैं क्या वो आई जे के फॉर्मेट में दिए? हाँ सर दिए, ठीक है। तो क्या इसका और भी तरीका हो सकता है? जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ a डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अरे a डॉट बी इज इक्विवेलेंट टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इट इज नॉट इक्वल। इक्विवेलेंट मतलब इसको सॉल्व करोगे इसको सॉल्व करोगे दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, दोनों बराबर नहीं है, बात नहीं समझे। मतलब इसका ये नेक्स्ट स्टेप नहीं है, इसका नेक्स्ट स्टेप और इसका नेक्स्ट स्टेप इक्वल है, बात समझे कि नहीं समझे। मतलब इसका जब नेक्स्ट स्टेप होगा तो उससे जो आंसर आएगा वो इसी के नेक्स्ट स्टेप से आंसर आएगा, तो दोनों के आंसर दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इस वजह से मैंने इसको मैथमेटिकली बराबर माना हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे। अब जैसे देखो दो वेक्टर दिए 2i प्लस 3j प्लस 4k और 3i प्लस 4j प्लस 5k। अब बचपन में एक बात बताओ, ऐसे वो तुमने फ्रैक्शन मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करें, जहां पे ऐसे मैं बताता हूं, जो बेसिक से उठाता हूं थोड़ा सा, जहां पे x y z was multiplied by 2x plus 4y plus 5z, याद है? क्या इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हें टफ लगेगा? बिल्कुल तुरंत मल्टीप्लाई कर दोगे, कहोगे सर ये तो बहुत ही बेसिक है, ये तो आप क्यों ही पढ़ा रहे हैं। इसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर yz प्लस 4y स्क्वायर xz प्लस 5xy z स्क्वायर, है ना। हो गया सर, खत्म हो गया। करा क्या तुमने? आंसर से मतलब नहीं था, यहाँ पे प्रोसेस से मतलब था। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमने एक्स वाई जी को पहले 2x से मल्टीप्लाई करा, एक रिजल्ट आया, फिर एक्स वाई जी को तुमने 4y से मल्टीप्लाई करा, एक रिजल्ट आया, फिर एक्स वाई जी को तुमने 5z से मल्टीप्लाई करा, 3 रिजल्ट आ गए, काम खत्म। तुमने कहा सर ये अगर यही सेम चीज मैं फॉलो करूं वेक्टर्स के साथ, क्योंकि वेक्टर भी तो कहीं ना कहीं कुछ तो बेसिक रूल फॉलो करते होंगे ना, तो मैंने को लगा ठीक है यार एक बार करके देखना चाहिए। लेकिन मैंने जब यहां पे लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन ही ना, प्रोडक्ट ही तो कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के रूल्स थोड़ी ना बदल जाते हैं। तुमने कहा सर 2i प्लस 3j प्लस 4k इनटू, अभी बता रहा हूं बस, मैं करने मत लग जाना, है ना। तुम्हें मैं यहां पे बताऊंगा कि यहां पे तुम कहां गलती करोगे बस, ठीक है। तो ध्यान से सुनो इस लेक्चर को। और यहां पे डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k, अब मैं ना इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो टेक्निकली मुझे क्या करना चाहिए? मुझे 2i को टेक्निकली जो एल्जेब्रा का रूल कहता है वो ये कहता है कि भैया 2i को 3i से करो, 2i को 4j से करो और 2i को 5k से करो। ऐसे ही 3j को 3i से, 3j को 4j से, 3j को 5k से, ऐसे ही 4k को 3i से, तो बेटा 9 रिजल्ट आ जाएंगे। पर 9 रिजल्ट तो आते नहीं है क्योंकि वो i j के फॉर्मेट में ही तो रहेगा। लेकिन अब बात को समझते हैं। तुमने करा 2i कैप डॉट 3i कैप, तुमने यही तो मल्टीप्लाई करा 2i कैप डॉट 3i कैप। तो ये तो देखो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 3 6 हो गया। लेकिन क्या तुमने i डॉट i जब करा तो क्या i डॉट i जो आता है उसका क्या रिजल्ट होगा? वो तो डॉट प्रोडक्ट है ना। तो i वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, दूसरा i वो भी 1, और साथ में
cos 0, क्योंकि देखो आई, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड a मॉड बी cos थीटा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे जब मैं i डॉट आई कर रहा हूं तो मॉड ऑफ आई 1, दूसरा मॉड ऑफ आई 1, और इसके बीच का एंगल, अब बेटा देखो दोनों ही आई कैप है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो इसलिए अगर तुम्हें कभी भी याद रखना हो तो i डॉट आई का जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से अगर तुम j डॉट जे करते हो सिमिलर वे में तो क्या होगा? j का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0 हो जाता है 1, तो j डॉट जे भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली k डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो ये तो सॉर्ट हो गया कि i डॉट आई जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे i डॉट आई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। j डॉट जे भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। k डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पर बाकी का क्या? बाकी का भी देख लेते हैं, है ना? अब बात को समझो, ये सॉर्ट हुआ i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट निकालो i डॉट जे का, मॉड ऑफ आई तो 1 हो गया, मॉड ऑफ आई अगेन 1 हो गया, और आई और जे क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? हाँ बिल्कुल है। तो थीटा इनके बीच में कितना हो गया? 90। अब जब तुमने cos 90 रखा यहां पे, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो आई डॉट जे जो आया ना वो 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब तुम इस 2i को 3i से करोगे तो 6 आएगा, पर 2i को 4j से करोगे तो 0 आएगा। अरे यस और नो? सिमिलरली अगर तुम i डॉट के भी करते हो तो उसके लिए भी 0 आएगा, क्योंकि थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अरे यस और नो? तो i डॉट आई 1 है, पर i डॉट जे क्या है? 0। जे i डॉट के क्या है? 0। j डॉट जे क्या है? 1। पर j डॉट आई 0, j डॉट के 0। क्यों भाई? क्योंकि जब तुम i डॉट जे कर रहे हो या j डॉट के कर रहे हो तो वहां पे थीटा जो है वो है 90 डिग्री। अरे यस और नो? जब थीटा 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब जब cos 0 हो गया तो उसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आने वाला है। अरे यस और नो? तो अपने को क्या याद रखना है? अपने को याद रखना है भाई साहब i डॉट आई 1, j डॉट जे 1, k डॉट के 1, बट i डॉट j is 0, i डॉट k is 0, j डॉट k is also 0। तो अपने को एल्जेब्रा मेथड को फॉलो नहीं करना। अपने को क्या समझ में आ गया कि भाई साहब मुझे सबसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं i को j से करूंगा तो 0 आएगा, i को k से करूंगा तो 0 आएगा। तो इससे अच्छा क्या करो? i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से मल्टीप्लाई करो, और k को k से मल्टीप्लाई करो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि i डॉट आई के तो रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, i डॉट जे पे तो 0 मिलेगा, i डॉट के पे भी 0 मिलेगा, j डॉट के पे भी 0 मिलेगा। तो जब रिजल्ट 0 ही मिल रहा है तो वहां पे करने की जरूरत क्या है? बात समझे कि नहीं समझे? तो सिंपली क्या करो? सिंपली i डॉट आई, j डॉट जे, देखो, एंड k डॉट के। अरे यस और नो? है ना? अब जब तुम इसको करोगे, यहां पे देखो ध्यान से, तो i देखो 3 2 जा 6 और i डॉट आई क्या 1, तो इसका रिजल्ट हो गया 6। 3 4 जा 12, j डॉट जे 1 हो गया तो ये हो गया 12। अरे यस और नो? 4k डॉट 5k 20 हो गया, साथ में कितना आया? k डॉट के 1। तुम्हारे पास फाइनल आंसर क्या आया? 38, है ना? तो a डॉट बी जो आ रहा है वो 38 आ रहा है। अरे यस और नो? अब यहाँ पे जो भी वैल्यू हो, न्यूटन हो, जो भी यूनिट्स वगैरह जो भी हो तुम लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही होगा ना इसमें, तो सिर्फ डायरेक्शन होगा नहीं, तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी आएगी नहीं जिसका डायरेक्शन भी हो। तो ऐसे इसीलिए तो क्या करते थे हम लोग, मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे वर्क में याद करो एफ डॉट एस करते थे, है ना? तो वर्क में जब हम लोग एफ डॉट एस करते थे तो वहां पे फोर्स जो होता था वो न्यूटन में होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था वो मीटर में होता था। न्यूटन मीटर की जगह हम उसको क्या लिखते थे? जूल्स लिखते थे। वर्क की यूनिट जूल्स होती है ना, है ना? 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, है ना?
लेकिन वहां पे न्यूटन मीटर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है कि उसका रिजल्ट जूल आ रहा है, ना कि टॉर्क आ रहा है। तुम्हें मैं बताता हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम करोगे तो वो टॉर्क आता है, वो भी न्यूटन मीटर में होता है, उसको जूल नहीं बोलते हैं। अब सेम ही क्वांटिटी है लेकिन दो तरीके से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो बात को समझना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो वो आता है स्केलर यानी कि वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट करता हूं तो वो देता है टॉर्क। दोनों के अपने बहुत अलग अलग सिग्निफिकेंस हैं, मतलब वर्क तो का अलग सिग्निफिकेंस है, टॉर्क का अलग सिग्निफिकेंस है। वर्क हो गया अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज यूज्ड इन डूइंग सम वर्क, उसको वर्क बोलते हैं कि तुमने इतना काम करा, इतनी एनर्जी लगी। टॉर्क होता है पहिए को घुमाने की क्षमता या किसी भी चीज को घुमाने की क्षमता। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे फोर्स मैंने तुम लोग को पिछली भी क्लासेस में बताया था, फोर्स होता है चलाने के लिए, टॉर्क होता है घुमाने के लिए। अरे यस और नो? तो भाई साहब तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के अपने अपने सिग्निफिकेंस है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे क्या आया, 6 + 12 + 20 = 38 यूनिट्स आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी से रिलेटेड ना मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। तो बात करने वाले वो देख लेते हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इस पे क्या एप्लीकेशन होती है। देखो मैंने तुम्हें एक एप्लीकेशन बताया कि देखो वर्क जो होता है ना वो होता है F.S, है ना। वर्क क्या होता है, F.S cos थीटा। सिमिलरली और भी क्वांटिटीज होती हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम बात करो पावर की, तो पावर क्या होता है, मतलब अगर डायमेंशनली देखें या मैथमेटिकली देखें तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। ठीक है भैया, वर्क अपॉन टाइम होता है, मान गए इस बात को। पर पावर को अगर तुम इसके फॉर्मेट में लिखते हो तो पावर जो हो जाएगा, देखो वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी, तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। बट अगर वर्क जो है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है तो पावर भी तो कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, क्योंकि वर्क स्केलर आ रहा है। तो इसको देखो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा F.S डिवाइडेड बाई टी। ये लिखना सही है कि नहीं है? वर्क की जगह मैंने लिख दिया F.S डिवाइडेड बाई टी। अब मैं पहले डॉट प्रोडक्ट नहीं करूंगा, मैं ये कह रहा हूं तुमसे, तुम S बाई टी को क्या लिख सकते हो? S बाई टी को तुम वेलोसिटी लिख रहे होते हो। एनीवेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी ओनली, राइट। तो पावर जो आ गया ना, वो पता क्या आ गया, फोर्स इनटू वेलोसिटी या फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे वर्क है ना F.S या F.S cos थीटा, तो सिमिलरली अगर तुम पावर की भी बात करोगे ना तो वो हो जाएगा F.V या F.V cos थीटा। बस फर्क क्या होगा ना यहाँ पे, कि वहां पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे फोर्स डॉट वेलोसिटी है। पहले जो हम लोग एंगल देख रहे थे वो डिस्प्लेसमेंट के लिए और फोर्स के बीच का देख रहे थे, अब किसका देख रहे हैं, फोर्स का और वेलोसिटी का, राइट। तो पावर इज बेसिकली F.V। अच्छा एक और ऐसे होता है, तुम लोगों ने पता नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि 11th में फ्लक्स का नाम सुना होगा, लेकिन अगर जैसे बात कर लूँ मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की, है ना, ये 12th में जाके पढ़ोगे, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं बात कर लूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 12th में पढ़ोगे जाके। ऐसे ही ना फ्लक्स भी जो है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी ही है। मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही है या यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रही है, उसकी बात होती है फ्लक्स की, ठीक है। खैर मैं उसको अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, तो मैं बाद में ऑटोमेटिकली जब 12th में जाओगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा। बट 11th क्या है ना, अभी ये जो चैप्टर्स हैं ये बेसिक क्रिएट करते हैं, तो इसलिए बता लेना जरूरी होता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है स्कूल लेवल पे सिर्फ इतना ही बात हो जाती है कि वर्क इज इक्वल टू F.S है, F.S cos थीटा, इसी पे क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा लग गया। लेकिन वास्तविकता में वर्क से कहीं ज्यादा मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे कि पावर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। जैसे अब यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा ना तुमसे, तो मैं लिखूंगा φB = B.A, जहां पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और A क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की भी बढ़िया चर्चा है यहाँ पे। एरिया वेक्टर मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को कि एरिया ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है।
ये है एरिया वेक्टर। इस पे भी बढ़िया चर्चा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें तो फाई ई, तो फाई ई क्या हो गया, बेसिकली ई डॉट है ना। ये बी है मैग्नेटिक फ्लक्स और ई है क्या, बी है मैग्नेटिक फील्ड और ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझे कि नहीं समझे, ये कहानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और दोनों ही साथ में एरिया वेक्टर है। तो इस तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस है डॉट प्रोडक्ट में। तो एक एक करके हम लोग एक समझ लेते हैं। पहले एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि बात को समझो, मैंने तुमसे बोला कि फोर्स है एक पार्टिकल पे लग रहा है और वो लग रहा है 3i कैप -6j कैप +9k कैप। ठीक है, फोर्स जो लग रहा है एक पार्टिकल पे वो लग रहा है 3i कैप -6j कैप +9k कैप। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है वो आ रही है 2i कैप माइनस, चलो प्लस कर लेते हैं, +4j कैप -6k कैप। ये डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है वो भी आईजेके के फॉर्मेट में है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी आईजेके के फॉर्मेट में ही है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना तुम लोग को बढ़िया से। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि फाइंड आउट वर्क। बहुत सिंपल सा रास्ता है ना, फाइंड वर्क। तो तुम क्या करोगे, इसको मैं बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 6, क्योंकि 3i इंटू 2i 6 दे देगा, i डॉट i 1 ही हो जाता है, -6 इंटू 4 -24, ठीक, 9 इंटू 6 -54। ठीक है ना। तो यहां पे देखो, अब एक बात को तुम समझना, यहां पे जब तुम इसको टोटल इसका वर्क निकालोगे तो सोच के देखो कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस में, पर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो रही है। फोर्स लग रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है वो नेगेटिव जेड एक्सिस में हो रही है। मतलब इसकी वजह से जो वर्क है वो नेगेटिव हो सकता है, कोई और रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई और फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन यहाँ पे आंसर जो आ रहा है तुम्हारा वो कितना आ रहा है, 54 और 24 को तुम करोगे तो 78 से माइनस का 72 जूल्स आ रहा है। मतलब ना इसका जो फोर्स का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट है। मतलब फोर्स चाह रहा है कि पार्टिकल आगे जाए, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे हो रहा है ना। तो यहाँ पे वर्क कैसा आ रहा है, नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब देखो आगे की बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया है, मैंने आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट के कुछ एक दो बेसिक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन की जब मैं बात करूंगा तो एप्लीकेशंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे पहले एप्लीकेशन देखो, बेसिक फॉर्मूले से ही शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पे तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या पढ़ा है कि ए डॉट बी जो है वो बेसिकली क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। ये पढ़ के आए ना तुम लोग। अब सपोज करो तुम्हें बोल दिया जाए कि ए और बी दो वेक्टर हैं, है ना। ए और बी दो वेक्टर हैं। जैसे मान लो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था 2i + 3j + 4k, ठीक। और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो दूसरा वेक्टर जो लिया था मैंने लिया था 3i + 2j + 6k। ये रैंडम वेक्टर्स मैंने ले लिए, ठीक है। ए और बी वेक्टर अपने को गिवन है। अब तुमसे पूछ रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। सवाल ये है, अब यहां पे देखो तुम्हें आईजेके के फॉर्मेट में दिया और मैंने तुम लोग को बताया था कि आईजेके के फॉर्मेट में ही चीजें थोड़ी सी आसान होती हैं। पर अब सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि ए डॉट बी, मतलब तुम्हें ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, और ए वेक्टर बी वेक्टर आईजेके के फॉर्मेट में दिया और तुमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अपने को करना क्या है,
अपने को फॉर्मूले से ही चलना है, ठीक है। अपने को कैसे चलना है, फॉर्मूले से ही चलना है। हम लोग बेसिक चीज सीख लेंगे कि यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इस फॉर्मूले में वेरिएशन लाने वाला हूं, ठीक है। देखो मेरे को यहां से अगर cos थीटा मिल जाए, इस फॉर्मूले से अगर मुझे cos थीटा मिल जाए तो मैं थीटा भी निकाल ही सकता हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो अगर मैं ये कर दूं कि a डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी इज इक्वल टू cos थीटा, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी cos थीटा होता है। मैंने मॉड ए मॉड बी को मैं नीचे ले आया। देखो यहां से अगर तुम बात करो तो यहां से तुम्हें मॉड ए तो मिल ही जाएगा ना, यहाँ पे मॉड ए कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे मैं मॉड ए की बात करूं तो यहाँ पे जो मॉड ए हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये आ रहा है मॉड ए रूट 29, ठीक। सिमिलरली अगर मैं मॉड बी की बात करूं, मॉड बी तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36, जो कि हो गया रूट 49, जिसको मैं 7 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 7 आ गया। अब देखो मुझे पता क्या है, ए डॉट बी भी निकालना जानता हूं मैं, ए डॉट बी भी निकालना जानता हूं ना। तो अगर मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। देखो ध्यान से, मैं ए डॉट बी कैसे निकालूंगा, अगर मैं बात करूं ए डॉट बी की, तो देखो मैं ए डॉट बी को यहीं से सॉल्व कर लेता हूं। देखो तो ए डॉट बी, अब ए डॉट बी कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, आई डॉट आई 1, 3 2 जा 6, जे डॉट जे 1, 4 इंटू 6 24, के डॉट के 1, तो ये आ गया 6 प्लस 6 प्लस 24, समझ में आया ना। 2 इंटू 3 6, आई डॉट आई 1, 3 इंटू 2 6, जे डॉट जे 1, 4 इंटू 6 24, के डॉट के 1, तो क्या आ गया 6 प्लस 6 प्लस 24, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 36। अब बात को समझना जरा ध्यान से, यहां पे मेरे पास a डॉट बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36 दे रखी है, मॉड a की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 29 दे रखी है, मॉड b की वैल्यू कितनी दे रखी है, रूट 7 दे रखी है। पुट करो 36 अपॉन रूट 29 इंटू रूट 7, मतलब रूट 7 का 7 कर लेते ना, तो ये इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसको कंफ्यूज ना हो जाना तो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं कि तुम 7 रूट 29, ठीक है। अगर कुछ इसकी रीजनेबल वैल्यू आ रही है, रीजनेबल वैल्यू का मतलब कुछ ऐसा सॉल्व करके आ रहा है जिसकी एंगल की वैल्यू तुम्हें पता है, तो तुम थीटा पूरा पूरा निकाल सकते हो, नहीं तो थीटा यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्या कॉस इनवर्स 36 अपॉन 7 रूट 29। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। पहला एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है कि तुम यहाँ पे निकाल सकते हो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है ना। तो इस बात को अपने को ध्यान रखना कि पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ आई जे के। बात समझ में आ गई। तो फिर से बता दे रहा हूं, ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। दो वेक्टर दिए हुए थे 2i प्लस 3j प्लस 4k, दूसरा वेक्टर दिया हुआ था 3i प्लस 2j प्लस 6k। निकालना क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या करा, कॉस थीटा को सब्जेक्ट बनाया, ए डॉट बी इज इक्वल, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी की वैल्यू निकाल ली, ए डॉट बी की वैल्यू निकाल ली, पुट कर दी, कॉस इनवर्स कर दिया, थीटा की वैल्यू आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, देखो ध्यान से। नेक्स्ट, मान लो मेरे को ये बताना हो कि दो वेक्टर्स हैं, है ना। आई हैव टू प्रूव
that two vectors are perpendicular to each other. Prove that two vectors are perpendicular to each other. अब बात को समझना जरा, मैंने बोला कि ये A वेक्टर है, ये है B वेक्टर, मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बना रहा हूँ पर मुझे प्रूव करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये B तुम्हारी हेल्प के लिए बना रहा हूँ कि ये B है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, पर मुझे प्रूव करना है कि A और B परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें दो वेक्टर्स दे दिए जाएं और बोला जाए कि उनको प्रूव करो या ये फाइंड करो कि उनका एंगल कितना है, ठीक। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, मैंने तुम्हें दो वेक्टर दिए, मैंने तुम्हें एंगल नहीं दिया, मैंने कहा कि प्रूफ दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तुमने कहा सर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा की वैल्यू 90 आनी चाहिए, ठीक है। अब बात को समझना जरा ध्यान से, अगर मैंने बोला कि a डॉट बी मैथमेटिकली किसके बराबर होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा के, ठीक है। अब एक बात बताना जरा, क्या मॉड a मॉड b दो वेक्टर अंटिल एंड अनलेस आप नल वेक्टर लो या जीरो वेक्टर लो, उनके मैग्नीट्यूड तो कभी जीरो हो ही नहीं सकते, है ना, ये बात तो तुम्हें पता है। तो अगर ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो ये कॉस थीटा तभी जीरो होगा जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ये बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि देखो इसका मतलब a डॉट बी किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए, क्योंकि मॉड ए मॉड बी तो हो नहीं सकता। थीटा अगर 90 आ गया तो मतलब हमने प्रूव कर लिया। अगर थीटा 90 आ गया, या ये बोल सकता हूं कि दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हो और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो तभी पॉसिबल है जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर तुम्हें दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो, इफ यू वांट टू प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो भाई साहब क्या करोगे, सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, और अगर डॉट प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू जीरो आ जाता है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल टू जीरो, देन you can simply say that yes the two vectors are perpendicular to each other। और कभी कभी तुम्हें क्या है, तुमसे बोल देता है ना, तुम्हें ये बताएगा नहीं, तुम्हें बोलेगा कि दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है, देन फाइंड आउट द एंगल। तो तुम सिंपली क्या आंसर कर सकते हो कि देखो एंगल तो 90 डिग्री होगा तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एक ये हो जाता है। अब एक और चीज, ये है बी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, ठीक। ठीक है सर, मैं तुमसे ये बोल रहा हूं फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। अब इसको डिकोड करना बहुत जरूरी हो जाता है, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमसे बोला क्या गया है। हमसे ये बोला गया है कि ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो जो बी के अलोंग हो। क्या बोला गया? ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो जो बी के अलोंग हो, ठीक। अब इसको समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखो बेटा, यहां पे क्या है कि ए वेक्टर तो ऐसा है, ठीक है, कुछ एंगल पे थीटा बना रहा है। अगर मैं देखूं तो ए का कुछ पार्ट बी के पैरेलल होगा। याद है तुम लोग को मैंने पढ़ाया था रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर। रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर में हम क्या करते थे, अगर मान लो कि एक वेक्टर जो है, अगर मतलब वो कुछ x में भी है, कुछ y में है, z में है, तो हम उसको रिजॉल्व कर लेते थे अलोंग x y एंड z,
ठीक है, यहां पे भी देखो ए का कुछ हिस्सा बी के अलोंग होगा और ए का कुछ हिस्सा बी के परपेंडिकुलर होगा। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? अच्छा, तुम अगर ध्यान से देखो तो ये बात तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो कि अगर मैं इस ए का कंपोनेंट करता हूं तो इस ए का एक कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट? और दूसरा कंपोनेंट इसी की मैं बात कर रहा हूं जो कि क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो तुम ध्यान से देखो, a cos theta is that component of the vector a which is along b। तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, बोल रहा था ना फाइंड द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर along b। तो a वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो कितना है, वो है a cos theta। अरे यस और नो? तो बेसिकली मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है a cos theta। अब बात को समझो जरा ध्यान से। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को देखूं तो डॉट प्रोडक्ट में ये बात बहुत आसानी से लिखी गई है कि a डॉट b जो है वो मॉड a मॉड b cos थीटा लिखी गई है। अरे यस और नो? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन इसमें अच्छा, इस a cos थीटा में डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन चाहिए मुझे, डायरेक्शन क्या हो जाएगी b कैप, क्योंकि b कैप अलोंग b बोल रहा है ना। a cos थीटा तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, a cos थीटा उसका क्या मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और b कैप का मतलब है कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब a का कुछ हिस्सा b के अलोंग है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर तुम यहां से देखो तो अपने पास क्या आ रहा है, a डॉट b इज इक्वल टू, मैं a cos थीटा को साथ लिख देता हूं, तो b और a cos थीटा। अब a cos थीटा ही तो वो कंपोनेंट है जो किसके अलोंग होना चाहिए, b के अलोंग होना चाहिए। तो इस b को नीचे ले आओ, a डॉट b अपॉन मॉड b। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इसने तुम्हें क्या दे दिया, a cos थीटा, इसने तुम्हें मैग्नीट्यूड दे दिया। क्या दे दिया, मैग्नीट्यूड। अब लेकिन मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो अगर ये हिस्सा तुम्हें मैग्नीट्यूड दे रहा है तो तुम्हें कुछ तो ऐसा चाहिए होगा कि डायरेक्शन दे दे। तो वो डायरेक्शन कौन देगा, b कैप। दिस गिव्स यू द डायरेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड of the component, this is the magnitude of the component। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? this is the magnitude of the component। कौन से component की, the component of a which should be along b। तो this will give the direction along b and this will give the magnitude of the component of a। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बात को अपने को ध्यान रखना है, find the component of a along b। तो यहां से तुम्हें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया। अब इसमें ही अगर मैं b कैप मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्शन है। तो बेटा हो गया काम खत्म अपना। देखो a डॉट b अपॉन में मॉड b इनटू b कैप, बिकॉज ये तो एनीवेज तुम्हें क्या दे रहा है, a cos थीटा, और तुम्हारा जो पूरा रिजल्ट है वो यही तो है, a cos थीटा इंटू बी कैप। तो a cos थीटा हो गया a डॉट बी अपॉन मॉड बी इंटू बी कैप। अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि कभी कभी क्या होता है कि तुम b कैप अब कैसे निकालोगे, b कैप तुम ऐसे निकालते हो, मतलब b वेक्टर अपॉन मॉड बी, b वेक्टर अपॉन मॉड बी। तो मैं इसी b कैप को अगर b वेक्टर अपॉन मॉड बी लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसी को मैं और आगे लिख सकता हूं, a डॉट बी हो गया इंटू बी वेक्टर अपॉन में मॉड बी, देखो दो बार आ गया तो मॉड बी का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये दिस इज द एग्जैक्ट कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो इसको तुम याद भी रख सकते हो, ये रिजल्ट याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें मतलब बेसिकली करना क्या है, तुम्हें कंपोनेंट ऑफ ए तुमने निकाला विच शुड बी अलोंग बी, तो a cos थीटा हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब देखो यहां से तुम a डॉट बी करोगे अपॉन में मॉड बी का स्क्वायर करोगे इंटू बी वेक्टर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। तो अपने को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब सुनो जरा, अगर तुम्हारे पास पैरेलल कंपोनेंट आ गया है
ठीक है। इस ए वेक्टर के दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक है पैरेलल कंपोनेंट और दूसरा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर तुम्हारे पास पैरेलल कंपोनेंट आ गया है और तुम पूरे वेक्टर में से पैरेलल वाले को हटा दोगे तो बचेगा क्या? ऐसे समझो, मैं थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करके तुम्हें बात बताता हूं, है ना। देखो, एक ए वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट हैं, है ना, और तुमने ए कॉस थीटा जो कि पैरेलल वाला कंपोनेंट था वो निकाल लिया। कितना आया देखो ध्यान से, वो तुम्हारा आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर, यही तो आया। अब ये है पैरेलल कंपोनेंट ए कॉस थीटा वाला, तो जो बच गया ए में से अगर इसको माइनस कर दोगे, ये वाला ए वेक्टर दो में टूट रहा है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में से, अगर ए में से इसको माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर तुमने पैरेलल कंपोनेंट निकालना सीख लिया है तो तुम परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकाल सकते हो। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर perpendicular to b vector which is technically what, a sin theta। मान गया तुम्हारी बात, बिल्कुल सही है, तुम्हारा यहाँ पे आंसर सही आएगा कि सर a sin theta ही तो है, बट a sin theta को टेक्निकली कैसे लिखेंगे, इट विल बी a वेक्टर माइनस ऑफ ये पूरा क्या है, a cos theta into b cap, राइट, यही तो है a cos theta into b cap। या मैं अगर इसको बोलूं दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ a मतलब अलॉन्ग b, है ना, तो a वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड b का स्क्वायर b वेक्टर, तो ये तुम्हें क्या दे देगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट दे देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज अपने को क्लियर रखनी है कि इसके तीन एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन इसका क्या है कि तुमने एंगल निकाला, है ना, दूसरा इसका क्या है कि तुमने दो वेक्टर्स को प्रूव करा कि वो परपेंडिकुलर हैं, कि वो पैरेलल हैं। किस तरीके से परपेंडिकुलर है, अगर उनका थीटा 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा दो वेक्टर्स का वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। और तीसरा ये हो गया बेटा क्या, फाइंड आउट द कंपोनेंट। अच्छा, इसको एक और भाषा में बोलते हैं, अगर मैं आसान भाषा बोलूं या एग्जैक्ट फिजिक्स की भाषा बोलूं तो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on B. This is the projection of vector A on B. This is the projection of vector A on B. अब देखो, हमारे पास वेक्टर्स में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, वेक्टर और स्केलर में फर्क पढ़ा, हमने टेंसर क्वांटिटी पढ़ा, हमने ये भी पढ़ा कि हम वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक। फिर हमने पढ़ा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब इस वाले लेक्चर में ना मैंने तुम्हें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट बताया है, तो अगले वाले लेक्चर के लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। उसका अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है और उसके बाद हम कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक की बातें आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड कोई भी अगर डाउट है तो तुम ऑब्वियसली कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो टिल देन के लिए फिर मिलते हैं, बढ़िया से एंजॉय करो, बाय बाय, टेक केयर, ओके।